हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है सत्ता हस्तांतरण और स्थानीय स्वशासन। तो बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स एक ही है, ठीक है। इनको अलग अलग मत समझना। इसको हम इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। आपने शायद पहले ना सुना हो ये वाला शब्द का, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखो क्या है कि हम जब हमने संविधान बनाया, ठीक है, उस समय हमने सत्ता जो हस्तांतरण की वो की दो आधारों पे, ठीक है। दो जगहों पे हमने बांटा लो चीज़ों को, जो ताकत थी, जो पावर्स थी। पहला था केंद्र के आधार पे, ठीक है, और दूसरा था राज्य के आधार पे। ठीक। तो इन दोनों को पावर्स मिल गई। लेकिन गांधी जी जो थे हमारे देश में, ठीक है, महात्मा गांधी, उनकी डिमांड थी हमेशा से, संविधान बनने से पहले भी उनकी डिमांड थी कि जो सरकार बनाई जाए या जो काम किया जाए वो ग्राउंड लेवल से हो। ग्राउंड लेवल का मतलब जैसे कि विलेजेस होते हैं, है ना, हमारे गांव सबसे ज़्यादा है। तो ये विलेजेस के लिए जो है काम होना चाहिए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में या संवैधानिक तौर पे हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है। पंचायती राज। उन्होंने पंचायती राज जो थी, पंचायत की डिमांड की कि ये लाना चाहिए ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, ठीक है, जिसमें लोग खुद जो है पार्टिसिपेट करें, जो ग्राउंड के जो लोग हैं, ताकि जो विकास की जो गति हो वो तेज हो सके। राइट। तो इसकी वजह से जो है ये आपको मॉडल देखने को मिलता है, ताकत का हस्तांतरण यानी कि सत्ता हस्तांतरण। ठीक है। अब सत्ता हस्तांतरण कैसे हुई? पहले तो सिर्फ केंद्र और सिर्फ राज्य के पास थी पावर्स, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन फिर बाद में जो थी ना, राज्य से एक और चीज़ें बदली, जिसको हमने बोला स्थानीय निकाय, ठीक है। जो आप अभी देख रहे हो, ये जो शब्द है स्थानीय निकाय, इसी को हम सत्ता हस्तांतरण कहते हैं। स्थानीय स्वशासन या निकाय कह लो। इसी के अंदर आपको पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जो आप देखते हो गांव के स्तर पे, और नगर के स्तर पे नगर पालिका। इनके लिए इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है, जो हमारे आसपास में जब हम बात करते हैं, इनके लिए इलेक्शंस होते हैं। काउंसलर यहाँ पे इन नगरों में काउंसलर होता है, पार्षद होता है, ठीक है। और गांव में आपको सरपंच, ये एक मिनट, सरपंच, ठीक है, ये सरपंच देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं अभी ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। डिटेल में और बात करेंगे इस पर, टेंशन मत लेना। हर एक चीज़ देखेंगे, संवैधानिक तौर पे भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आंसर्स जब हम लिखें तो हमारे आंसर्स में एक फैक्ट हो और टीचर्स को लगे कि हाँ, हमने पढ़ाई की है, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण और स्थानीय निकायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सत्ता यानी कि सत्ता का बंटवारा, राइट। सत्ता हस्तांतरण मतलब सत्ता का बंटवारा, और स्थानीय निकाय मतलब जो ग्राउंड लेवल पे आप पंचायत और नगर पालिका देखते हो, उनको कहते हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री बताएगा ये आपको पहले कि कैसे कैसे आया। तो प्राचीन काल से ही है ये, ठीक है। लगभग महाभारत, रामायण, ठीक है, रामायण के समय में भी ये था, महाभारत के समय में भी था, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेज वगैरह आए हमारे देश में, तब भी ये हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। ये अभी स्किप हो जाएगा, देखो मैं कह ही रहा था। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों मेरे टैबलेट में ये, या ये होता है इनके साथ, थोड़ी जो है एप्लीकेशन ऐसी है ना ये। ठीक है, सब कुछ मिट गया, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, सब कुछ रेज हो गया। खैर कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे कि सत्ता हस्तांतरण के बारे में, कि कैसे कैसे यहाँ पे ये काम करता है स्थानीय शासन, ठीक है। अब मैं अब आपको बता रहा था कि प्राचीन काल से ही है, महाभारत रामायण के समय से ही आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक समय आता है जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने शुरुआत में इस जो स्थानीय निकाय है, ठीक है, इनकी बात की कि ग्राउंड लेवल से। देखो पहले जब ये शुरू शुरू में आए थे ना, इनको पता नहीं था कि जाति प्रथा भी है इंडिया में। तो ये काम करने के लिए आए थे। ये मकसद क्या था इनका कि हमें ना व्यापार करना है इंडिया से। तो इस चक्कर में ये लोग यहाँ आए थे। फिर बाद में इन्होंने देखा कि व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, ठीक है। फिर बाद में ना क्या हुआ कि जो स्थानीय निकाय का इनका जो मॉडल था, इन्होंने ये ख़त्म कर दिया। अब जो भी पावर्स इनके पास, क्योंकि पावर्स आ गई थी, तो इन्होंने क्या किया, उस पावर्स को मिसयूज़ करना शुरू किया। और जो पावर पहले डिसेंट्रलाइजेशन थी, ठीक है, यानी कि सभी के हाथों में बात की थी उन्होंने कि भाई ग्राउंड लेवल तक हम विकास करेंगे और लोगों को, जो नागरिक है, उनको प्रतिनिधित्व देंगे।
बाद में इन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइजेशन कर दिया, केंद्रीकरण, यानी कि जो पावर्स है सिर्फ अंग्रेज़ों के पास रहे, ताकि सत्ता पे इनका अधिकार रहे, है ना। क्योंकि अगर पावर एक बार इंडियन के पास चली जाती है तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर इनके पास वो पहले जैसी पावर्स नहीं रहेंगी और ये अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, इस कारण से इन्होंने चीज़ें बदल दी। उसके बाद आपको कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो वहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कौन से मतलब कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये भी जानने को मिलेगा। उससे पहले कि जब हम कोई भी चीज़ नई ऐड करते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय ये नहीं था हमारे पास, जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, पंचायती राज या नगर पालिका, ये जो स्थानीय निकाय हैं, इसका प्रावधान हमारे पास पहले नहीं था। ठीक है, शुरुआत में तो अमेंडमेंट्स किए गए, 73 अमेंडमेंट किया गया गाँव वाले के लिए, ठीक है, पंचायती राज के लिए। और अगर हम बात करें शहरों के लिए तो 74 अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट होता है, देखो कुछ भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब बदलाव किए जाते हैं ना, कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो अमेंडमेंट जब हुए, ये शहरों के लिए हुआ, ये गाँव के लिए हुआ, तो इस इन दोनों अमेंडमेंट की वजह से ही जो है आपको ये देखने को मिलता है। अब कब हुआ ये भी एक सवाल है कि ये अमेंडमेंट बेसिकली 1992 या 93 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अमेंडमेंट का जो डेट है, ये समय है, ये आपको मिलेगा। यानी कि संविधान बनने के काफ़ी सालों बाद आपको, 2 से 3 दशकों बाद आपको संविधान में ये देखने को मिला। क्योंकि देखो शुरुआत में ना, गांधी जी ने जब डिमांड रखी अपनी, शुरू में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जब बन रहा था, तो उस समय ना कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो हम ना मतलब ग्राउंड लेवल से चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इकोनॉमी हम बेकार, हमारी जो इकोनॉमी थी इतनी अच्छी नहीं थी उस समय तक, क्योंकि शुरू-शुरू में हम आज़ाद हुए थे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह भी हो रहे थे, तो उसको देखते हुए हमने जो है ये निर्णय लिया कि पहले हम जो है चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद जो है इसकी हम विचार रखेंगे सामने। लेकिन इससे पहले, यानी कि जब अमेंडमेंट्स की हम बात करते हैं, इससे पहले भी जो है कुछ काम किए गए इसको ठीक करने के लिए, इस पे काम करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब ये लागू हुआ, ठीक है, 92 में जब ये लागू किया गया, यानी कि पास हुआ, लागू तो 94 में हुआ था, जाके टाइम लगता है चीज़ों को आने में, तो 92 में जब ये पारित हुआ, पास हो गया, तो उससे पहले की मैं बात बताऊं आपको, तो कुछ हमें ना सर्वे करना पड़ता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ सर्वे किए गए, और सबसे पहला सर्वे था 1957 में, जो पहली समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। देखो समिति बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि देखो, कोई भी काम जो कोई व्यक्ति करता है तो किसी को देता है करने के लिए। ठीक है, कि भाई जैसे शादियों में नहीं होता, हमारे घर में ही होता है, देखो कि कोई जैसे कि कोई एक स्पेशल काम है कि भाई हलवाई को तू देखेगा, है ना, घर में जब शादी ब्याह होते हैं, तो ऐसे ही होता है कि भाई शादी जब होती है किसी की, तो एक व्यक्ति को कुछ काम देते हैं, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति घर में, तो वो बोलते हैं कि भाई हलवाई की जो जो मांगेगा वो आप ला के दोगे उसको। कुछ टीम बना देते हैं कि 3 से 4 लोग आप हलवाई को देखो, और बाकी 3 से 4 लोग आप टेंट वाले को देखो। ठीक है, उससे सही तरीके से काम करवाओ, और कुछ काम जो कुछ वेटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, घर में जो वेटर लगाए होते हैं, तो उनको भी देखने का काम होता है एक व्यक्ति का। खाना वगैरह कैसे जो है सर्व किया जा रहा है, उसको देखने के लिए एक अलग टीम बनाई जाती है घर में। तो ये जो है एक प्रोसेस होता है, छोटे से काम के लिए भी हम इतना ज़्यादा वो प्रोसेस करते हैं, सब कुछ टीम बनाते हैं। तो वैसे ही ये तो देश का काम है बहुत बड़ा, तो इसके लिए सर्वे के लिए हमने जो है टीम बनाई, जिसको हमने बोला बलवंत राय मेहता समिति। इसका काम क्या था बेसिकली, जब हम बात करते हैं पंचायती यानी कि जो स्थानीय निकाय होते हैं हमारे, ठीक है, ग्राउंड लेवल जब हम विकास की बात करते हैं, तो इनको ना सक्षम बनाने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए इनको बोला गया। ठीक है, और इनको बोल दिया कि आप जो है रिसर्च करिए कि किस तरीके से हम अपने स्थानीय निकायों को पावरफुल बना सकते हैं, है ना, ताकि संवैधानिक तौर पे हम इसको ला सके। ठीक है, एक इम्प्लीमेंट कर सके पूरे देश में, कि लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, और ग्राउंड लेवल से विकास जो है हो, गरीबों का भी विकास हो। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी लगभग 1 साल या उससे भी पहले की, पहले, यानी कि जो उस समय के जो लोग होते थे ना, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके प्रेमी थे, डेडिकेटेड थे, और मतलब 1 साल या उससे भी कम समय में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट जो थी वो पेश कर दी। राइट, और उसके बाद फिर एक और समिति बनाई गई, जिसको हमने यहाँ पे लिखा तो हुआ था यार, कहाँ गया? अ, रुको 1 मिनट। मैं कह रहा था ना कि जब हम हाईलाइट करते हैं और फिर मिट जाता है, दिक्कत होती है।
तो ये समिति का नाम था अशोक मेहता समिति, ठीक है। यानी कि बलवंत राय के बाद फिर दूसरी बार में ये वाली समिति जनता जो सरकार थी उसने गठित की। सेम वही टॉपिक था इनका भी कि जो इसने जो सिफारिशें की हैं, ठीक है। एक बेसिकली क्या होता है कि जो सुझाव देते हैं ना उसको सिफारिश कहते हैं कि ये काम आप कर सकते हो। और फिर उसमें कुछ कमियां थी तो उसको ठीक करने के लिए ये वाली समिति नियुक्त की गई, ठीक है। इसी तरीके से एक दो समितियां और नियुक्त की गई, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि भाई हम ना एक स्ट्रक्चर जो है अपनी स्थानीय निकायों का वो कुछ इस तरीके से रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे थी। देखो, पहला था गांव के लिए, ठीक है। सबसे मेन तो था वो गांव ही था हमारे लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। गांव में सबसे पहला होता है जिला, ठीक है। तो जिले के स्तर पे जिला पंचायत थी, ठीक है। ये जिले के स्तर पे थी। उसके अलावा उससे नीचे की जो होती है वो समिति स्तर पे होती है। मध्य स्तर पे इसको हम कहते हैं समिति पंचायत कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सबमिट वगैरह होती है, जो भी बातचीत जो करना होता है डेवलपमेंट के लिए वगैरह वगैरह, जो समिति बनाई जाती है वो यहाँ पे होता है। वही बेसिकली सर्वे के लिए ही होता है। यहाँ पे भी जो काम होता है कि आप ढूंढ के लाइए, मतलब कि जो काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, कुछ विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके लिए समितियों का निर्माण करते हैं, वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सबसे नीचे वाली समिति थी उसको हमने बोला ग्राम पंचायत, जिसको आप सभी जानते हो, है ना। ग्राम पंचायत एक ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को मिलती है। तो ये जो गांव का था ना, गांव का जो स्तर था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, गांव के लिए। तो ये सुझाव दिया गया कि हम ऐसे रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। और अब हम बात करते हैं शहरों की, ठीक है, कि भाई नगरों के लिए कैसा काम किया गया। तो नगरों के लिए जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। मुझे शायद अभी पूरा याद नहीं है नगरों वाला। एक मिनट। तो नगरों के लिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत ये आपका, इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको दोबारा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर डिफाइन करने के लिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है ना ये इस पे नहीं था। मैंने आपको समझाने के लिए ये जो टॉपिक है आपके सामने रखा है, ताकि आप समझ जाओ कि हमारी जो एक क्रोनोलॉजी है, जो व्यवस्था है, सिस्टम है जो इंडिया में काम करने का, वो कैसा है। तो ये पहला तो है नगर पंचायत, और दूसरा है नगर परिषद, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती है नगर निगम, ठीक। तो ये तीन जो है आपको नगरों के आधार पे देखने को मिलती है। अमेंडमेंट आपको याद होना चाहिए, 74 अमेंडमेंट से ये आया, और 73 अमेंडमेंट से जो हमने इससे पहले देखा गांव का जो व्यवस्था थी वो रखी गई, ठीक है। यानी कि एक संविधानिक दर्जा हमें इसको दिया हमने, ठीक है, कि भाई ये अब हमारे संविधान में ये ऐड होने वाला है और इस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे अभी तक। अभी हम आगे चलते हैं और समझ लेते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखो ये टॉपिक जो है ना ये आप इसको लीव कर सकते हो पूरा, ठीक है। बेसिक प्लेयर का है क्योंकि बहुत ज़्यादा इतिहास का बता रखा है कि कब से हुआ, वो हमें एग्जाम में काम नहीं आएगा। हमें ये देखना था कि भारत में कैसे कैसे आया, ठीक है, शुरुआत में। अब हम आगे देखते हैं। तो ये वही व्यवस्था का बता रहा है कि सिस्टम कैसा होता है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। किस स्तर पे कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है कि भारतीय नेताओं में, यानी कि जो गांधी जी थे, ठीक है, उन्होंने जो समानता प्रधान समाज हेतु बड़ी जोरदार दलीलें दी। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई इस संस्थाओं के लिए, स्थानीय निकायों के लिए, वो गांधी जी ने उठाई, ठीक है। जिसकी वजह से हमने ना पहले जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने इसको ऐड किया, संविधान में था ये, लेकिन ये था एक नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, ठीक है, सिद्धांतों के रूप में ये इसको ऐड किया गया। और भाग 4 में ये आपको संविधान के जो भाग 4 है उसमें मिलेगा, अनुच्छेद 40 के अंदर। लेकिन ये ना संविधान में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको करना ही पड़ेगा, नहीं। उस समय ना एक इसके लिए था ये, सिर्फ कि वोटिंग जो आप देते हो ना सरकार को, कि भाई बिजली मुफ्त कर दी, और जो है आपके लिए पानी जो वाटर है वो फ्री है, फ्री बीज जो बांटती है जो सरकार, वो इसी के अंदर आता है। यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जब बात आती है तो हमें नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो भी नेता वगैरह जो वादे वगैरह करते हैं ना आपसे, वो इसी को लेकर करते हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए,
तो वो इसी के अंदर आते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो काम करती है उसको सुसम बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, इसमें जो है सिद्धांत जो है गवर्नमेंट जो संविधान है वो बता रहा है खुद कि किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट है काम कर सकती है। ठीक है, तो ये एक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो संरचना थी वो कुछ इस तरीके से थी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये पंचायती व्यवस्था का पुनर्गठन के बारे में बता रहा है कि फिर दोबारा गठन हुई, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले जो थी फिर दोबारा चेंजेस हुई, वो हमें नहीं पढ़ना है। हम ये वाला टॉपिक देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जो पावर्स पहले सेंटर के पास होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसको बांट देना। कैसे? राज्य सरकार में, स्थानीय निकायों में। ठीक है, राज्य सरकार के पास पावर्स अपनी अलग है। ठीक है, जो स्थानीय निकाय हैं उनके पास भी पावर अपनी अलग है। देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पावर्स है वो सबके पास बराबर जो है मात्रा में होती है। देखो ये तो अलग बात है कि हाँ, जो केंद्र सरकार है उसके पास 100 विषय होंगे, तो राज्य सरकार के पास 61 या 62 विषय है ना, और जो स्थानीय निकाय है उनके पास और भी कम विषय है। ठीक है, तो इससे क्या है ना कि जो काम करने का एक वो है ना, क्योंकि जब हम काम को बांट देते हैं ना तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ लोगों में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, तो काम करना आसान होता है। तो ये भी करता है पहला काम तो, कि भाई काम को आसान कर देता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी चीज़, विकेंद्रीकरण का एक मूल जो सिद्धांत था वो ये था कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको मजबूत करना, ताकि जो पावर है ना वो गांव के लोगों के पास भी हो, शहर में जो मध्यवर्गीय परिवार है, जो निम्न ग्राउंड लेवल से जो लोग हैं, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, उनके पास भी बराबर का प्रतिनिधित्व हो। वो एक अलग बात है कि जो गरीब व्यक्ति है वो बहुत ही कम जनसंख्या में चुने जाते हैं, उनका जो नंबर है बहुत कम आता है, क्योंकि घूसखोरी आपको इनके अंदर भी मिलेगी। ठीक है, ग्राम पंचायत में, नगरों में, नगर पालिकाओं में घूसखोरी यहाँ पे भी होती है। तो ये है। ठीक है, इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। आप मैंने आपको बता दिया कि 73 74 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आपको याद रखते हैं दोनों के दोनों। ये है हमारे स्थानीय निकायों के लिए। ठीक है, पंचायती राज और नगर पालिका के लिए। ठीक है, देखो मैं बार बार इसलिए बताता हूँ एक ही चीज़ों को, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप पहले। ठीक है, फिर आप अगर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ते हो तो फिर जो है दिक्कतें आपको नहीं आएगी। डेफिनेटली मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ, अगर आपको सही से समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि देखो हर टीचर आपको या कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो हर सभी के लिए सूटेबल नहीं होता। किसी किसी को ऐसे तेज हो कि तेज पढ़ा दे। ठीक है, किसी के लिए स्लो पढ़ाने वाला ज़्यादा बेस्ट होता है, किसी के लिए कुछ अलग तरीके से एग्जांपल्स के साथ या कुछ और तरीके से। तो सबके लिए सब सूटेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इन संसाधनों ने क्रमश यह व्यवस्था दी कि गांव, खंड, जिला स्तरों पर पंचायतों के पास ग्रामीण महत्व के व 29। ठीक है, और 11वीं अनुसूची देखो यहाँ पे क्या है कि जो गांव है ना, जो पंचायती राज है, इनके पास जो विषय हैं उनकी संख्या 29 है, मैंने आपको बताया था ना। और वैसे ही जो हमारे शहर है, नगर पालिकाएँ हैं, उनके पास 18 विषय हैं, यानी कि गांव के पास ज़्यादा विषय हैं, इनके पास कम है। और 29 विषय हैं गांव के पास, और अनुसूची जो है वो 11वीं में आपको मिलेगा। इनके बारे में संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपको मिलेगा। और 12वीं अनुसूची में आपको जो हमारी नगर पालिका होती है, ठीक है, शहरों में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जो गांव के क्षेत्र है वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बिहार है, बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये गांव के क्षेत्र में आते हैं, तो उनमें जो भी जगह होगी वो गाँव होगी। जो कुछ एरिया है जैसे कि दिल्ली है, ये एक शहर है। ठीक है, तो शहर में नगर पालिका आपको मिलती है, यह आपको समझना पड़ेगा। और ये और काम है यहाँ पे कि राजस्थान में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये जो पंचायती राज है इसको लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान में आई थी, उसके बाद फिर बाकी के इलाकों में आपको देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाई। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ये भी है क्योंकि कुछ कमियां थी उसके अंदर। देखो ये क्या होता है कि हम सभी राज्यों के लिए ना जो एक
डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया और हो गया बस। तो सभी राज्यों के लिए जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं और होनी भी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे कि बिहार है, ठीक है, बिहार है, पंजाब है, इनके पास ना खेती के लिए ज़मीन बहुत अच्छी है ना, सॉइल जो है वो बहुत अच्छा है। तो इनको ना उसी के हिसाब से इनके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी कि भाई कृषि के लिए गांव है तो उसके हिसाब से हमें इनके लिए काम करना पड़ेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे किसानी नहीं हो सकती, ठीक है, खेती वगैरह नहीं कर सकते, जैसे कि केरल है ना। केरल की जो एक सॉइल है वो अलग है, वहाँ का जो वातावरण है वो बारिश वाला वातावरण है, जब मर्जी बारिश हो जाती है ना। और जो एक इन्वायरमेंट है वो हमिड रहता है ना, कुछ मतलब कि अजीब सा रहता है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से वहाँ की जो एक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है तो उसके लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी जो जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसे ही सभी के लिए हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। उसके अलावा वही सेम संवैधानिक संशोधन जो है आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अमेंडमेंट नंबर 73, ठीक है। ये गांव के लिए मैंने आपको बताया था, विलेजेस के लिए जो पंचायती राज आपको मिलती है, ग्रामीण पंचायत आपको मिलती है, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे एक आंकड़ा होता है जैसे कि 20 लाख की आबादी के लिए ये छोटे राज्य जो होते हैं वहाँ पे ये आपको देखने को मिलते हैं विलेजेस के अंदर। क्योंकि जो भी हम सीटें रिजर्व करते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे, तो वो जनसंख्या के आधार पे करता है, कि चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव क्यों ना हो, ठीक है, लोकसभा का, विधानसभा का, या स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनके लिए। उसके बाद कह रहे हैं 74 अमेंडमेंट में आपको ये दिल्ली में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, तो ये शहर है, ठीक है। ये शहरों के लिए 74 अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये शहरों के हिसाब से इनकी पॉलिसीज़ अलग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शहरों में क्या है कि जॉब ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा आते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। और स्लम्स एरिया ज़्यादा होते हैं, खेती नहीं कर सकते आप वहाँ पे, उद्योग होता है, तो उसके लिए पॉलिसीज़ अलग होती है। तो ये 74 अमेंडमेंट आपको नगर पालिका की याद दिलाएगा, ठीक है। और ये आपको याद आना ही चाहिए, जब कभी भी आप 74 अमेंडमेंट को याद देखते हो, आपके सामने आता है, याद करते हो, तो आपको नगर पालिका याद आनी चाहिए, ठीक है। उसी का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा संशोधन की सीमाएं यहाँ पे कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके मतलब के नहीं होते हैं, पर वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे से पीछे मैंने एक टॉपिक छोड़ा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने पूरी जो हायरार्की थी, ठीक है, जो एक एनालिसिस था, इसके लिए मैंने समझ लिया, मतलब आपने समझ लिया है कि किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं, राइट। स्थानीय निकाय आपको पता है, हम इसी के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। शासन या स्वशासन भी कहते हैं इसको, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माइंड मत करना, ठीक है। और पंचायत यानी कि गांव के स्तर पे, और नगर पालिका शहर के स्तर पे, ठीक है। तो दो स्तर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको अब जो पंचायती राज है अमेंडमेंट 73 और ये 74, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। इनके लिए विषय अलग अलग है, इसके लिए 29 विषय आपको मिलेंगे, यानी कि इन विषयों पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। 29 विषय हैं, और शहर के स्तर पे सिर्फ 18 विषय आपको देखने को मिलते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको आप एक्सप्लेन करोगे तो मतलब कि आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रट्टा मारना, ठीक है, समझना। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, ठीक है। वो सब जो चीज़ें हमें फेस करनी होती है, तो ये सभी चीज़ जो मैं आपको पढ़ाया अभी तक, ये लोकतंत्र को मजबूत करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी को पावर देती है कि लोगों के पास पावर रहती है, उनके हाथों में रहती है पावर, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास, ठीक है। जो सेंटर में बैठा हुआ है तो एक व्यक्ति जो कि कोशिश करता है कि सभी की पावर मैं छीन लूँ और अपने पास रखूँ, जैसे कि रशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, तो वहाँ पे किसी और की चलती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, एक व्यक्ति है वो इलेक्शन में जीतता ही जीतता है, क्योंकि उसको पता है। और अगर कोई जीत नहीं पाया, या फिर किसी ने उसके विरुद्ध अगर वोट डाले, तो वो गया, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ सकते हो, इसको डेमोक्रेसी को किल करना कह सकते हो, ठीक है। और इंडिया में इसको ख़त्म करने के लिए ही, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही हमने स्थानीय निकाय को भी मौका दिया, और एक रीज़न विकास भी था, ठीक है, ताकि गरीबों का भी विकास हो सके। क्योंकि
बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो गाँव में ही विकास करती थी, गाँव में ही निवास करती थी, रहती थी। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मेन तो जो काम था वो समझाना कि भाई चीज़ें कैसी कैसी हैं इसके अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।